नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक और नई भर्ती की। आपको पता है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों के बारे में यहाँ पर जो न्यू नोटिफिकेशन आउट होते हैं उनकी जानकारी दी जाती है। यह आपका अपना चैनल है जिसके ऊपर जो है आपको नई नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। आज मैं एक और भर्ती की जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये वो है भर्ती है जिससे लाखों बेरोजगार इंतजार करते हैं, और ये कोई बड़ी भर्ती जो है 10वीं पास भर्ती है। कोई इसके अंदर क्वालिफिकेशन 12th या ग्रेजुएशन की नहीं है। हजारों की संख्या में कई सारे लोग जो है पहले भी सिलेक्ट हो चुके हैं और अभी भी हुए हैं। हमारी जो आज बात करने वाले हैं वो वैकेंसी है GDS, ग्रामीण डाक सेवा। जो आपके गांव में पोस्ट ऑफिस होते हैं, डाकिया जो होते हैं, आजकल तो डाकिया का ज्यादा काम रहा नहीं, क्योंकि आपके सारे मैसेजेस, चिट्ठियां वगैरह वो सारे फोन पे ही हो जाते हैं। लेकिन पहले के समय में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था। जब व्यक्ति बाहर रहता था तो वो चिट्ठी लिखता था। आजकल जो है सिर्फ और सिर्फ ये आपके कोई सरकारी दस्तावेज जो है वो इनके माध्यम से आपके पास पहुंचते हैं, जैसे ATM है, या आपका कोई कॉल लेटर है, या फिर और कोई आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इस प्रकार के। फिर भी ग्रामीण डाक सेवक जो जिसे हम डाकिया कहते हैं, उसकी वैकेंसी है, उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, ठीक है, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, इन्होंने एक नोटिफिकेशन आउट किया है 17/3/2024 को। GDS डेटेड 12/7/2024। ये नोटिफिकेशन तो मार्च महीने का था, लेकिन इसको वापस जो रिन्यू है वो अभी 12 तारीख को किया गया है। इसके अंदर जो है क्या कहा है, ग्रामीण डाक सेवक GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024, यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक है उसकी वैकेंसी जुलाई 2024 के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट है, कब तक भरे जाएंगे, उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनका मानदेय है, क्या काम होता है, सभी अपन चर्चा करेंगे भाई। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक GDS, जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर है BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, और डाक सेवक। ये 3 प्रकार की इससे पोस्टें भरी जाएगी। पहली पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर, फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। ये 3 प्रकार की जो पोस्ट हैं वो इन वैकेंसी के माध्यम से भरी जाएगी। जो आपका एप्लीकेशन का लिंक है वो ओपन हो चुका है, ये उसकी साइट है। यहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या एडिट जो है आपने फॉर्म सबमिट किया तो उसको एडिट करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। ये सभी बात करते हैं। तो फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/7/2024, यानी कि मैं बात करूं 15 जुलाई, आज ही से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं मेरे साथियों। और ये कब तक भरे जाएंगे, तो ये 5 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। 5 अगस्त 2024 तक इसके जो फॉर्म है भरे जाएंगे। और करेक्शन विंडो एडिट, यानी फॉर्म को एडिट करने का, उसमें कुछ करेक्शन करने के लिए जो विंडो ओपन होगी वो 6 से 8 अगस्त तक ओपन होगी। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि कर दी है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक। अब बात आती है कि सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंस एकोमोडेशन। इसके अंदर आपको क्या क्या कार्य करना पड़ता है, आपको आवासीय सुविधा मिलती है, कितना भत्ता मिलेगा, क्या है, उसकी बातें कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट GDS आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट। ये कह रहा है कि ये रेगुलर जो है एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाती है, देयर एनुमलेंट्स, अलाउंस एंड अदर एंटिलमेंट्स आर नॉट एज पर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी दूसरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनके तर्ज पर इनका आवास भत्ता नहीं है। फिर ये कह रहा है कि आपकी क्या एज होनी चाहिए, तो ये 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाते हैं। आपको जो पीरियड ऑफ 4 आवर्स एंड मैक्सिमम 5 आवर्स ए डे, एक दिन में जो है आपको 4 घंटे से 5 घंटे तक काम करना रहता है। ये किसके तहत है वो बातें सारी है। यहां देखो, ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, इसका क्या काम है, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस BO एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक।
यानी आजकल आपको पता है पोस्ट ऑफिस के अंदर इंडिया पेमेंट बैंक भी खुला हुआ है। आईडीपी, इंडियन पेमेंट, आईपीपीबी है ना, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। तो इसके अंदर इसका काम होता है, जो पोस्टल आते हैं, जो बैंक के अंदर खाते खोले जाते हैं, उनको मेंटेन करने का कार्य रहता है। आगे है मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विस सेंटर्स। यानी कि आईबीपी जो आपका इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक है उसके अंदर, या फिर जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर इनका कार्य रहता है। इसके अलावा उनका प्रमोशन करना और करना, ये सारे इत्यादि कार्य रहते हैं भाई। अगला देखिए रेजिडेंस एंड एकोमोडेशन। द एप्लीकेंट सिलेक्टेड एज जीडीएस बीपीएम will have to provide accommodation for branch post office after selection but before engagement। अगर आपका सिलेक्शन जो है बीपीएम पोस्ट पर हो जाता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की हो जाता है, तो आपको आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। The applicant so selected will be required to reside in the post village। The accommodation should meet the standard as prescribed by the दिस डायरेक्टेड लेटर, यानी कि इसके द्वारा जो एक लेटर प्रेस्क्राइब हो रखा है पुराना, उसके आधार पे आपको आवासीय सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की पोस्ट है, इसका क्या काम है? सेल ऑफ स्टाम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिसर। यानी कि आपको जो आपका पोस्ट बैंक है वहां पर आपको जो स्टाम्प विक्रेता होते हैं, जो स्टाम्प बेचते हैं, उनका काम, जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर आपको कोई पोस्ट भेजना है तो वहां स्टाम्प खरीदते हैं, वो काम। स्टेशनरी का काम, जो मेल कन्वर्ट करने, एक दूसरे को मेल भेजना है अकाउंट से रिलेटेड, वो काम आपको इस पोस्ट पे किया जाता है। नेक्स्ट देखिए डाक सेवक। अब डाक सेवक की बात करते हैं तो इनका क्या काम है? डाक सेवक विल बी एंगेज इन डिपार्टमेंटल ऑफिसेज, लाइन सब पोस्ट ऑफिसर, हेड पोस्ट ऑफिसेज एंड ऑफिसेज ऑफ रेलवे मेल सर्विस एक्स्ट्रा द जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक इंक्लूड। यानी यहाँ पर जो है आपको जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, जो रेल के पोस्ट ऑफिस यानी कि जहाँ रेल डाक सेवा होती है, वहां पर आपको कार्य का प्रोफाइल करना पड़ता है। डोर टू डोर जाकर के आपको जो है जो पोस्ट चिट्ठियां आती है उनको पहुंचाने का कार्य रहता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि क्या इनका पेमेंट है। तो बीपीएम का जो पेमेंट है वो 12,000 से लेके 29,380 तक है, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट ब्रांच मैनेजर या डाक सेवक है, इनका पेमेंट 10,000 से लेकर 24,770 रुपए तक है। ये इनका पेमेंट रहने वाला है, ठीक है। और 3% का एनुअल वार्षिक इंक्रीमेंट होता रहता है। इसी के साथ एज लिमिट क्या होनी चाहिए? मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज यानी अधिकतम उम्र है वो आपकी 40 साल होनी चाहिए। 18 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो है आपको एज क्राइटेरिया के अनुसार आपको इसके अंदर जो है छूट मिलती है भाई। नेक्स्ट बात करता हूं, जो एज है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो आपकी डेट है वो कब मान की जाएगी? जिस दिन आपका फॉर्म सबमिट का लास्ट डेट होगा उसी दिन से आपकी आयु की गणना की जाती है। किस कैटेगरी में कितना है? शेड्यूल कास्ट यानी SC ST के अंदर 5 साल की है, OBC के अंदर 3 साल का है, EWS में कोई एज रिलेक्शन नहीं है, और पर्सनल विद डिसेबिलिटीज इनके अंदर 10 इयर्स का है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD प्लस OBC है तो 13 इयर्स का है, PWD प्लस SC ST है तो 15 इयर्स का आपको छूट मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए? आपकी योग्यता कितनी इसमें आपकी पढ़ाई की हुई होनी चाहिए कि आप फॉर्म भर सकते हैं? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो GDS इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट यानी 10th स्टैंडर्ड, यानी आप जो है 10th क्लास पास होने चाहिए। बाय रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो है भारत सरकार का जो बोर्ड है उनके माध्यम से, किसी राज्य के बोर्ड से, या जो आपके दूसरे संघीय क्षेत्र है वहां से आपको ये पास किया हुआ होना चाहिए। द एप्लीकेंट कैन शुड हैव स्टडीज द लोकल लैंग्वेज एट, यानी आपको मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए।
कम से कम किसका ज्ञान होना चाहिए? मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। यानी आप जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे आप गुजरात से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए, पंजाब से फॉर्म भर रहे हैं तो पंजाबी आनी चाहिए, राजस्थान से फॉर्म भर रहे हैं तो हिंदी भाषा है राजस्थान में, क्यों राजस्थानी का तो है नहीं, तो राजस्थानी भाषा का ज्ञान है, हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कहां पर कितनी पोस्ट है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, और वहां की जो आपको रहने सहने की लोकल मातृभाषा है वो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। अब पोस्ट की बात कर लेता हूं मैं। तो हमारे राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जनरल की जो पोस्ट है वो है 1250। राजस्थान के अंदर जनरल यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है जनरल, उसके अंदर कितनी पोस्ट है? 1250 पोस्ट है। ठीक है। ओबीसी है, ओबीसी की 298 पोस्ट है। ओबीसी की कितनी है? 298 पोस्ट है। एससी की जो है 413 पोस्ट है। एसटी की शेड्यूल ट्राइब 363 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की 308 पोस्ट है। पीडब्ल्यूडीए यानी 3 कैटेगरियों में इनको अलग अलग बांटा गया है, 3-4 कैटेगरियों में, तो इन कैटेगरी वाइज अलग है, एक में 26 है, एक में 24 है, 21 है, 15 है, और इस प्रकार से जो कुल पोस्ट है वो कितनी है? 2718 पोस्ट है। राजस्थान के अंदर कितनी पोस्ट है? 2718 पोस्ट जो है राजस्थान के अंदर है। सर किस प्रकार से इसमें हमारा सिलेक्शन होगा? तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपके 10th के परसेंटेज पे रहेगा भाई, 10th परसेंटेज बेस पे रहेगा। आपके मन में ख्याल आएगा सर जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर कोरोना काल में 10वीं पास की है सर फिर तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अरे जरूरी नहीं है कि उन्हीं का सिलेक्शन हो सकता है वो इस चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, या वो इस क्षेत्र में जाने के इच्छुक है, तो आपको फॉर्म फिलअप करना है, आपको फॉर्म है फिलअप करना है। कोई परसेंटेज मायने नहीं है कि सर इतने मिनिमम परसेंटेज इतने चाहिए, 45% वाला भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी आप 10वीं पास होने जरूरी है। तो आपको फॉर्म लगाना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। सिलेक्शन प्रोसेस है वो 10th के आपके परसेंटेज बेस पे है। हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छे हो और आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस कैडर से आप भर रहे हो उस कैडर में इतनी वैकेंसीज है, कोई फॉर्म भरने वाला नहीं हो, तो आपको इसका फॉर्म लगाना है। लास्ट डेट का बिना इंतजार किए अपने नजदीकी इमितर पे जाए और फॉर्म लगा दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली एक जानकारी के साथ, नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथी।